जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन साहब, उदयनारायण चौधरी जी, मीना जी, अरुण जी और इस सभागार में बैठे हुए तमाम मित्रों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि समय के साथ अपनी बात खत्म करूं। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, जैसा आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, एक साधारण लेखक हूं। तो मैं कोई राजनीतिक दल का नहीं हूं, न मेरे पास सामाजिक आंदोलनों का कोई अनुभव है। तो मैं बहुत पॉपुलर ढंग से बातें नहीं कह पाऊंगा। मेरे पास मिथकों का भी बहुत अध्ययन नहीं है, तो वो भी मैं उतरूंगा नहीं। लेकिन जो विषय उदयनारायण चौधरी जी ने मुझे सजेस्ट किया है, वो उस पर मैं काम करता रहा हूं और आप सब उसको जानते हैं बहुत अच्छी तरह। हम कोशिश करेंगे ये बताने की कि आखिर ये वजह क्या है कि ये सिलसिला थमता नहीं। आखिर देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, हम महाशक्ति बनने की बात कर रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने का बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो देश की आबादी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सबसे अधिक कामगार लोग हैं, जो सबसे अधिक मेहनत कश लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ इतना सारा उत्पीड़न, इतनी सारी एट्रोसिटीज, इतने सारे दमन क्यों होते हैं। तो इसी पर हम अपनी बात फोकस करेंगे। देखिए, अपने देश में जहां तक मैं समझता हूं कि भारत के दलित बहुजन की दास्ता और उत्पीड़न की जो महागाथा है, जो त्रासद महागाथा यूं कहा जाए, वो मनुस्मृति से नहीं शुरू होती। ये मनुस्मृति से भी बहुत पुरानी है। मनुस्मृति में उस दास्ता, उस गुलामी के तमाम हथकंडों का सूत्रीकरण किया गया, उसे सूत्रबद्ध किया गया। तो ये सेंचुरीज ओल्ड, सहस्त्राब्दियों पुरानी है और इसके मूल में वो सोच है, वो दर्शन है, वो विचार है, वो धर्म है, जिसे तरह तरह से अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग शब्दों में संबोधित किया गया। हिंदू जो शब्द है वो बिल्कुल नया है और बुनियादी तौर पे हिंदू शब्द किसी हिंदू का दिया हुआ शब्द नहीं है जो आज हिंदू हैं। ये तुर्कों का दिया हुआ शब्द है। आप सभी बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जानते हैं ये तुर्कों का दिया हुआ शब्द है। इसके पहले जो भी ये सोच था, जो भी ये दर्शन, जो भी विचार थे, उसको आप कुछ भी कह लीजिए। सनातन कुछ लोग कहते हैं, कुछ ब्राह्मण धर्म कहते हैं, कुछ तमाम तरह के वैदिक धर्म कहते हैं, उत्तर वैदिक, तमाम जो ये फेजेस हैं हिस्ट्री की, उसमें बुनियादी जो समस्या हमारे समाज में एट्रोसिटीज की है, दमन उत्पीड़न की है, वो वही है। मुगलों और अंग्रेजों के कार्यकाल को मैं थोड़ा, चूंकि संक्षेप में बोलना है, तो मैं जल्दी आऊंगा मूल विषय पर। मुगलों और अंग्रेजों के दौर में उत्पीड़न का जो सिलसिला, खासकर दलितों, आदिवासियों, जिसको मूल निवासी कह रही थी मीना जी बार बार, ये मूल निवासियों के खिलाफ शायद उतना नहीं हुआ। शायद क्या, ये इंपेरिकल स्टडीज भी इसको लेकर हैं, डेटाज भी हैं इसको लेकर, तो उतना शायद नहीं हुआ जितना कि जो तथाकथित हमारे देश का जो अपने आप को ब्राह्मण धर्म के पैरोकार हैं, उनके दौर में हुआ। तो ये वो फेज है जो लगातार ये सिलसिला जारी रहा। और सच पूछिए तो तमाम निगेटिव्स के बावजूद, तमाम नकारात्मकताओं के बावजूद, जो मुगल और कॉलोनियल इंडिया है, उसमें इन वर्गों, इन समाजों को एक तरह से अपनी बात को कहने का कहीं न कहीं एक फोरम मिला। इसके पहले तो बात कहने का ही कोई फोरम नहीं था, कोई स्पेस नहीं था। तो जो ये फोरम मिला, उसमें अगर हम देखते हैं जो आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी, तो मेरे हिसाब से, हालांकि इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से आजादी की लड़ाई के दौरान, मैं जानबूझकर ये बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं ताकि ये बात समझ पाएं या हम समझा पाएं कि एट्रोसिटीज, ये उत्पीड़न जो है हो क्यों रहा है, इसके पीछे जेनेसिस क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है। आजादी की लड़ाई के समय हमारे यहां 5 धाराएं, कम से कम 5 धाराएं मौजूद थी। आजादी की लड़ाई में कोई एक धारा नहीं थी और बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ी धारा थी वो कांग्रेस की धारा थी, जिसको हम पॉपुलर ढंग से गांधी नेहरू की धारा कह सकते हैं। बाद के दिनों में भले ही शुरुआत किन्होंने भी की हो कांग्रेस की, लेकिन एक गांधी नेहरू धारा जो डोमिनेंट फोर्स थी। दूसरी जो धारा थी वो आरएसएस और हिंदू महासभा की धारा, जो आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेंट नहीं थी, जो हिस्सेदार नहीं थी, लेकिन उसी वक्त कैसा भारत बनेगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई को लड़ रहे तमाम लोग
नए भारत का सपना भी देख रहे थे कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत को कैसा बनाएंगे। तो एक गांधी नेहरू का एक सपना था, उनकी एक आइडिया ऑफ इंडिया था, जिसको हम अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का स्वप्न। और दूसरा जो आइडिया ऑफ इंडिया था वो दरअसल आरएसएस, हिंदू महासभा या इस तरह के तमाम संगठन जो बने थे, 1925 के आसपास आरएसएस बन गया था, भले ही वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन उसका भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि आजादी की लड़ाई में वो हिस्सेदार नहीं थे कहीं भी। वो कभी कभी प्रभात फेरियां कर लेते थे नागपुर में, पुणे में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये इतिहास में जो फैक्ट्स हैं वो मैं नरेट कर रहा हूं। मैं कोई बात आपको मिथकों की, कोई बात कल्पना की नहीं कर रहा हूं। ये फैक्चुअल पोजीशन जो है हिस्ट्री की और तमाम तरह के हिस्टोरियन की लिखी हुई। तीसरी जो धारा थी, अच्छा एक और बात बताना बहुत जरूरी है कि जो कांग्रेस आंदोलन था उसमें भी आरएसएस और हिंदू महासभा के जो एलिमेंट्स थे वो उसमें भी शामिल थे। उस कांग्रेस धारा में भी एक धारा थी जो इस तरह के कंजर्वेटिव्स की थी, तो उनका भी एक आइडिया ऑफ इंडिया था। एक चौथी धारा थी तीसरी धारा जो भगत सिंह और उनके साथियों की थी, जो बहुत कम दिनों तक वजूद में रही, क्योंकि उसका समूल नाश करने की कोशिश अंग्रेजों ने की और उसमें सफलता भी उनको मिल गई। चौथी जो धारा थी वो अंबेडकर की धारा थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धारा। और पांचवी जो धारा थी भारत के वामपंथियों की धारा थी। ये जो 5 धाराएं हैं, अगर इसमें से एक धारा को छोड़ दिया जाए, आरएसएस, हिंदू महासभा इत्यादि को, तो 4 जो धाराएं थीं ये भारत का एक सपना बुनती हैं, भारत को लेकर एक ड्रीम, एक ये सामने पेश करती हैं, एक ब्लूप्रिंट पेश करती हैं जो अतीत के भारत से बिल्कुल डिफरेंट है, जो अतीत के भारत से विच्छेद है, एक तरह से बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं कि उसका कोई सीधा कंटिन्यूटी में कोई रिश्ता नहीं नजर आता। एक नया भारत, ठीक है, उसकी अपनी अलग अलग सोच हो सकती है। कोई कह सकता है कि नहीं, उसमें ये गड़बड़ी थी, उसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, सिस्टम को लेकर, सौहार्द को लेकर, रिश्तों को लेकर, मानव रिश्तों को लेकर कोई नई बात नहीं थी, कोई कह सकता है। लेकिन जो पहले का भारत, क्योंकि भारत तो नाम नहीं था, भारत तो नाम बहुत बाद में पड़ा, आप जानते हैं सभी लोग, तो जो छोटे छोटे राज्य या मझोले राज्य थे या बड़े राज्य थे, सबको अगर मिलाकर कोई भारत की तस्वीर उभरती है तो ये वो भारत था जिसको वर्णवाद कह सकते हैं, या बहुत सारे जिनको मित्रों ने कहा मनुवाद या हिंदुत्व या ब्राह्मणवाद। तो वो जो भारत था, उस भारत को आगे बढ़ाने या उसी तरह का मुल्क, उसी तरह का समाज बनाने का सिर्फ एक ही ब्लूप्रिंट था, वो उस धारा का था जो आजादी की लड़ाई में स्वयं हिस्सेदार नहीं थी। यानी आरएसएस, हिंदू महासभा या और जितनी और धाराएं थीं, कमोबेश सबके पास एक नया सपना था, और वो सपना था कि एक अलग भारत। तो यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज संयोगवश वह धारा जो आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी, और वह धारा जो भारत को नया भारत नहीं बनाना चाहती थी, जो अतीत में ले जाना चाहती थी, जो मनुवाद के, जिसको मनुवाद कहते हैं बहुत सारे हमारे मित्र, तो उस मनुवादी सांचे में या खांचे में जो फिर से भारत को कैद करना चाहती थी, वो धारा इस वक्त भारत की सत्ता के सदर मुकाम पर काबिज है। ये एक बिल्कुल अद्भुत कहानी है इस लोकतांत्रिक भारत में जो 70 वर्ष पुराना हो चुका है। ये एक अनोखी घटना है कि कैसे एक ऐसी शक्ति जो निगेटिव थी, जो भारत जहां डेवलप कर रहा था, भारत जिस दिशा में जा रहा था, उस दिशा से उसको बिल्कुल पीछे की दिशा में ले जाना चाहती थी, वो धारा लोकतांत्रिक भारत में बैलेट के बल पर चुनाव जीतकर सत्ता के शीर्ष पर है। ये एक अद्भुत घटना है। अब मैं ये आपको ये कहना चाहता हूं कि जो आजादी की लड़ाई में संघ सभा, हिंदू महासभा, हेडगवार, सावरकर, ये सभी लोग बुरी तरह पराजित हुए आजादी की लड़ाई के दौरान। पराजित शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कोई युद्ध नहीं लड़ रहे थे, इन्हें समर्थन नहीं मिला, इन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला। लेकिन वो धारा जो अंग्रेजी हुकूमत का विकल्प हिंदू पुनरुत्थान के रूप में देख रही थी, हिंदू शब्द का मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब है सवर्ण ब्राह्मणवाद। तो जो एक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व या मनुवादी हिंदुत्व, जो भी आप शब्द यूज कर लें, क्योंकि हिंदू से इसको कंफ्यूज मत कीजिए, ये कोई धर्म वरम नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है
एक क्रूर विचार है। इसलिए मैं जानबूझकर इस शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता। हिंदुत्व भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला शब्द है। बहुत सारे हमारे मित्र हिंदुत्व यूज करते हैं, लेकिन मैं उसको मनुवाद ही ज्यादा कहना पसंद करता हूं। मनुवाद बहुत ही खूबसूरत शब्द है, इसलिए उसका जितना प्रयोग किया जाए मुझे लगता है वो बेहतर है। तो ये जो सपना है, ये जो सोच है, ये जो विचार है, वो हिंदू पुनरुत्थान को जो आगे ले जाना चाहता हूं वो काबिज हो गई। ये दिलचस्प बात है। सन 47 में जो भारत निकला था, वो मुगल और ब्रिटिश काल के दौरान से जो बदलाव भारतीय समाज व्यवस्था में चल रहे थे, खासकर जो पॉजिटिव जो विचार, जो सोच सकारात्मक थी बहुत सारी चीजों की, चाहे वो नीचे से, चाहे ऊपर से, चाहे सिस्टम से, वो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 47 में जो चेंज हुआ, उस विचार को आगे बढ़ाने का दरवाजा खुला। यानी वह जो था, कुल मिलाकर, चाहे आप गांधी को लाख गालियां दे लीजिए, नेहरू को जितने आप बातें कह लीजिए, वामपंथियों को चाहे कह लीजिए कि उनका लीडरशिप ब्राह्मणवादी था, बिल्कुल था। और आज भी अगर कम्युनिस्ट पार्टियों के पोलिट ब्यूरो को देखिए तो डोमिनेंट जो उसकी पोलिट ब्यूरो में मेंबरशिप है वो सभी अपर कास्ट है। लेकिन इसके बावजूद जितनी ये धाराएं थी, सब में एक चीज जरूर थी कॉमन, कि मनुवादी पुनरुत्थानवाद या सवर्ण हिंदुत्ववादी विचारधारा का एक तरह से निषेध सब में था। और वो मैं तथ्यों के आधार पर बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि कैसे था। लेकिन जो निषेध करने वाली शक्तियां थीं, वो 2014 में आते आते बिल्कुल खलास हो गई। क्यों हुई, ये सोचने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हारी हुई शक्तियां थीं, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो संघ हो, चाहे जनसंघ हो, स्वतंत्र पार्टी हो, प्रजा परिषद हो, कश्मीर वाली प्रजा परिषद, ये सभी लंबे समय तक काम करती रही समाज में। और समाज में सिर्फ झंडा लेकर, नारे लगाकर नहीं। बहुत सारी पार्टियां बहुत अच्छे विचार रखती हैं, लेकिन वो केवल नारे लगाती हैं, विचार केवल भाषण दे लेती हैं, कभी आयोजन कुछ कर लेती हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उन्होंने काम नहीं किया। इन लोगों ने कीर्तन, भजन, मंदिरों का विस्तार, आपको मालूम है, मैं जिस इलाके में रहता हूं, दिल्ली का एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो उत्तर प्रदेश में आता है। सिर्फ 6 सालों में एक सर्वे कराया गया था, प्राइवेट सर्वे, सिर्फ 6 सालों में 10,000 नए मंदिर बने एनसीआर इलाके में। मैं उपासना स्थलों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन 10,000 जो मंदिर बने, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे लंपट क्रिमिनल वहां पर आसीन हुए, एक ही जाति के। और विद इन 6 ईयर्स जो गए थे, साइकिल भी नहीं थी जिनके पास, वो सभी आज गाड़ियों में घूम रहे हैं और सबके पास दिल्ली और एनसीआर में मकान है। तो हमारा यह कहने का मतलब है कि जो लोग बिल्कुल जिनके पास समर्थन नहीं था, उन्होंने कैसे धर्म का हथकंडा अपना करके, और उन्होंने कीर्तनों के जरिए, भजनों के जरिए, तमाम तरह के नए देवी देवताओं के जरिए, सिनेमा के जरिए, टेलीविजन चैनलों के जरिए, मनोरंजन चैनलों के जरिए, सब कुछ उन्होंने लगातार काम किया कंसिस्टेंटली। और चूंकि भारत का कॉर्पोरेट वर्ग, भारत का जो व्यवसायी वर्ग है, बड़ा व्यवसायी वर्ग, उनके साथ था, यानी सवर्णवादी हिंदुत्व, ब्राह्मणवादी हिंदुत्व और भारत का कॉर्पोरेट, दोनों की ताकत मिली हुई थी। इसलिए उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया। और उन तमाम, चाहे अर्जक संघ हो, वामपंथी हो, कांग्रेस के पॉजिटिव लोग हों, समाजवादी हों, इन सबके तमाम जन समर्थन के बावजूद वो काबिज हो गए। इसलिए उनके काबिज होने के पीछे एक मेहनत है। प्लीज आप इस बात को समझिए, वरना फिर आप इतिहास में बार बार गलतियां करते जाएंगे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने फ्रॉड का एक बड़ा तंत्र खड़ा किया, उन्होंने मिथ्या का एक बहुत बड़ा दार्शनिक ढांचा खड़ा किया। और आप सिर्फ नारों में, सिर्फ अच्छी बातों में लगे रह गए कि आपके पास इतिहास है, आपके पास विरासत है, आपके पास दर्शन है, आपके पास विचार है, आपके पास अंबेडकर है, आपके पास बुद्ध है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप जनता के बीच नहीं थे। सो ये वो कारण है जिसकी वजह से आप किन मनोरंजन चैनलों को अपने घरों में देखते हैं, आपके बेडरूम तक वो घुसे हुए हैं। आप क्या बात करते हैं, आप एक सेमिनार यहां कर ले रहे हैं, लेकिन आपके बेडरूम में हर शाम 6 बजे वो शुरू हो जाते हैं और वो बताते हैं आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपके भाई को, आपके दादा को, आपकी दादी को, कि क्या सोचो, क्या सुनो, क्या सपने देखो। हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन दलित वर्ग के, ओबीसी वर्ग के, आदिवासी वर्ग के लड़के यहां पर इतना बड़ा लाल धागा बांधते हैं, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते हैं चारों ओर, और जाकर के मंदिरों में शीश नवाते हैं और पंडित जी को बहुत पैसा देते हैं। पूरी दुनिया में जितने बड़े धर्म हैं, उन सभी धर्मों में एक सिद्धांत जरूर रहा है। वो ये रहा है कि जो लाचार है, जो दुखी है, असहाय है, जो परेशान है,
उसकी मदद करो। ईसाई धर्म ने अगर ईसा को आप देखें, ईसा के संदेशों को देखें, और यही नहीं, ईसा ने के बाद जो पादरी आए, मिशनरीज आए, उन सबको आप देखें, बड़े जो उनके दार्शनिक विचारक इंटेलेक्चुअल्स आए, उनके उपदेशों को देखें। ईसाइयत शुरू के दौर में और बाद के दौर में भी उसने इस दर्शन को, इस विचार को आगे बढ़ाया कि जो असहाय है, जो लाचार है, जो दुखी है, जो परेशान है, जो बीमार है, उसकी सहायता करो। इस्लाम ने भी यही किया। इस्लाम ने भी यही किया। सिर्फ दुनिया का अकेला धर्म हिंदू धर्म है जो भारत और नेपाल में पाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि एक जाति श्रेष्ठ है, उसे तुम भिक्षा दो, उसे तुम रिश्वत तो शब्द नया है, लेकिन उसको उपहार दो, उसको सबसे पहले भोजन दो, उसको सबसे पहले अनाज दो, उसको सबसे पहले रत्न आभूषणों से सज्जित करो। यह कमाल का धर्म है। यह किसी गरीब की मदद करने की बात नहीं करता, किसी लाचार की बात नहीं करता। आप बताइए, जिस तरह से कुष्ठ रोगियों की, जिस तरह से बीमारों की, जिस तरह दलितों की, जिस तरह उत्पीड़ितों की सेवा में ईसाइयत ने अपना समय लगाया, या दूसरे धर्मों ने भी लगाया, क्या हिंदू धर्म, जिसे आज हिंदू धर्म कहते हैं, उसने कोई ऐसा संदेश दिया मानवता को? कभी नहीं दिया। तो ये अनोखी बात है। इसलिए मेरा यह मानना है, और मेरा जो सोच है कि जो हिंदुत्व जिसको आप कहते हैं, मैं इसको मनुवाद कहता हूं मान लीजिए, तो ये जो मनवादी सोच है दरअसल मनुष्यता विरोधी है। और एट्रोसिटीज जो हमारी हैं, एट्रोसिटीज की जो पूरी की पूरी बुनियाद खड़ी होती है, वो धर्म और जाति के इसी रिश्ते से निकलती है, एट्रोसिटीज की। भारत में अगर आजादी के पहले और आजादी के बाद के एट्रोसिटीज के अंतर को आप देखें, डिस्पाइट ऑफ कि हमने कानून बनाया, डिस्पाइट ऑफ ऑल कि हमने इतना बड़ा संवैधानिक ढांचा खड़ा किया, लेकिन एट्रोसिटीज का दौर कभी खत्म नहीं हुआ। जैसा कि अरुण जी ने बताया, कि अरुण जी या किसी और मित्र ने बताया कि लैंड रिफॉर्म्स का जो बिल बिहार में पहली बार लागू किया गया, उसको सबसे पहले किन लोगों ने चैलेंज किया? कांग्रेस पार्टी के अंदर से लोगों ने चैलेंज किया। और बाद के दिनों में जब कृष्ण वल्लभ साहब रेवेन्यू मिनिस्टर बने और श्री कृष्ण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी दो खंडों में विभाजित हो गई लैंड रिफॉर्म्स को लेकर। और आप सब जानते हैं, यहां गवर्नमेंट भारत के चीफ जस्टिस मौजूद हैं, जो एक जमाने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। भारत का पहला जो संवैधानिक संशोधन है, संविधान का संशोधन, वह भी लैंड रिफॉर्म्स के इसी डिस्प्यूट से एक तरह से इंस्पायर्ड था। उससे ही एक तरह से उसका रास्ता आगे आया। अभिव्यक्त की आजादी से लेकर तमाम जो प्रश्न उठे, तो लैंड रिफॉर्म्स जिन सूबों में हुआ है, आप देख लीजिए पूरे देश का नक्शा, जिन सूबों में लैंड रिफॉर्म्स हुआ, वहां एट्रोसिटीज, दमन, उत्पीड़न दलित और मूल निवासियों पर सबसे कम है, सबसे कम है। और उसकी जड़, फिर मैं बार बार कहता हूं कि उस फ्यूडल, उस रिलीजन, उस धार्मिकता, उस जाति की सोच से जुड़ी हुई है। इसीलिए बिहार में तो लैंड रिफॉर्म्स न तो करने दिया गया, और न तो जो उभरते हुए जन आंदोलन थे उनको नेतृत्व में, राजनीतिक नेतृत्व में सामने आने दिया गया। यह एक मूल कारण है। भारत में लैंड रिफॉर्म्स किन स्टेट्स में हुए सबसे बेहतर? भारत में सबसे पहला लैंड रिफॉर्म्स केरल में नहीं हुआ, बंगाल में नहीं हुआ, त्रिपुरा में नहीं हुआ। यह भी एक दिलचस्प कहानी है। भारत में पहला लैंड रिफॉर्म्स कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उन दिनों कश्मीर के वजीर आजम थे, चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री, संविधान के तहत। और वजीर आजम शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वहां के सदर रियासत, और सदर रियासत नहीं चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म्स हो। लेकिन शेख अब्दुल्ला ने पंडित नेहरू से कहा कि हर हालत में हम करेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी है। इनफैक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहानी यह है कि 1939 में पहली बार शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर लड़ाई लड़ी और कहा कि इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में लैंड रिफॉर्म्स पहले से था। लैंड रिफॉर्म्स जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, तो आरएसएस जो आज सत्ता में है, उसने और तमाम संगठनों ने मिलकर, जितने वहां के मनुवादी संगठन थे, सबने प्रजा परिषद के नाम से एक नया आंदोलन खड़ा कर दिया। और प्रजा परिषद को कांग्रेस के अंदर के जो कंजर्वेटिव्स थे, उनका स्ट्रांग सपोर्ट मिला, इंक्लूडिंग द रॉयल्टी।
और उन लोगों ने लगातार लड़ाइयां लड़ी और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को सबसे अधिक बदनाम करने का काम जो किया गया वो इसलिए नहीं किया गया कि वो कश्मीर को अलग देश बनाना चाहते थे। सच तो यह है कि कश्मीर का भारत में एक सेशन हुआ, उसकी सबसे बड़ा जो कारण थे वो शेख अब्दुल्ला थे। शेख अब्दुल्ला के कारण भारत में कश्मीर आकर मिला, और यह बात कोई और दूसरा नहीं, अपने समय से काफी पहले महात्मा गांधी भी स्वीकार कर चुके थे। कश्मीर में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार गए और मोहम्मद अली जिन्ना भी एक बार गए, लेकिन जिस तरह की मोहब्बत उन्होंने शेख अब्दुल्ला की पार्टी और उनके समर्थकों के साथ दिखाई वो अद्भुत है, बेमिसाल है। उन्होंने नाश्ता तक करने से इनकार कर दिया राजा के दरबार में, और उन्होंने जाकर के अकबर जहां के घर नाश्ता किया, क्योंकि उस वक्त शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार थे। अकबर जहां उनकी धर्मपत्नी, उनकी बात मैं कर रहा हूं। और शेख अब्दुल्ला जब जिन्ना कश्मीर गए तो उनके ऊपर टमाटर और अंडे फेंके गए थे, जबकि मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट है जम्मू कश्मीर, आप जानते हैं सबसे अधिक मुसलमान वहां है, लेकिन गांधी का खैर मकदम किया गया, अभिनंदन किया गया। तो मेरा यह कहना है कि आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, अलगाववाद है, वो हमने पैदा किया है। भारत, मैं तो साफ साफ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के आतंकवाद अलगाववाद के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय राष्ट्र राज्य जिम्मेदार है, भारत की सरकारें जिम्मेदार हैं, भारत के सियासतदान जिम्मेदार हैं। लेकिन आप जाइए, भ्रमण कीजिए, टूरिज्म के लिए केवल नहीं जाइए, कश्मीर को देखने जाइए, समाज को समझने जाइए, वहां गरीबी नहीं है, और गरीबी है तो असमानता कम से कम नहीं है। हर जगह थोड़े बहुत अमीर गरीब होते हैं, लेकिन असमानता का जो स्तर बिहार में आप देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जो मध्य प्रदेश में देखते हैं, वो बिल्कुल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। इस तरह की अनइक्वालिटी, वो क्यों? बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। भूमि सुधार को लागू करके जम्मू कश्मीर ने वहां के अवाम को, खेत जोतने वालों को, कारीगरों को, दस्तकारों को, और जितने मेहनत कश लोग हैं उनको एक नई इंसानियत दी। वो क्यों नहीं कर सके नेहरू? वो क्यों नहीं कर सके दूसरे नेता? आई थिंक नेहरू वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन, नो डाउट, बट नेहरू की जो सबसे बड़ी फेल्योर भारत में है, जो उनके अन्य जो कंटेम्पररीज हैं पूरी दुनिया में उनके मुकाबले कहीं नहीं दिखते हैं, वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर और लैंड रिफॉर्म्स। तीनों मोर्चों पर पंडित नेहरू की विफलता। अगर पूरे देश में साझा स्कूल, समान शिक्षा और सबके लिए समान स्वास्थ्य, हेल्थ केयर का एक फार्मूला तैयार कर दिया गया होता, एग्जीक्यूट कर लिया गया होता, तो आज भारत ब्राह्मणवादी वर्चस्व और मनवादी वर्चस्व से इस तरह से कराहता हुआ भारत नहीं होता। अंबेडकर ने एजुकेट करने की बात कही थी स्ट्रगल के साथ। वो ये चाहते थे कि बेहतर शिक्षा पाकर लोग आगे बढ़ेंगे और संस्कृति और वर्चस्व को तोड़ेंगे, उस संस्कृति जो वर्चस्व की संस्कृति है, जो समानता की संस्कृति को लागू करेंगे। लेकिन एजुकेशन को जिस तरह से वंचित वर्गों से अलग कर दिया गया, लैंड रिफॉर्म्स नहीं होने दिया गया, हेल्थ केयर में एक प्रॉपर सिस्टम नहीं खड़ा करने दिया गया, इस वजह से बुनियादी तौर पर भारत का आज वो भारत इस तरह से बदशक्ल है जो हम आज देख रहे हैं। एक तो ये पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि आजादी की लड़ाई के समय कैसे, आजादी के पाने के कुछ वर्षों के बाद किस तरह से भारत का नेतृत्व विफल रहा। पहली बात जो लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर। दूसरी बात कि जो बड़ा जो रिफॉर्म्स लैंड का हुआ कश्मीर के बाद, वो कहां हुआ? एक जगह सरकार डिसमिस कर दी गई, शेख अब्दुल्ला की सरकार डिसमिस की गई 1953 में। उस वक्त गुलमर्ग के गेस्ट हाउस में वो आराम फरमा रहे थे। आईजी अफसर, आईजी स्तर का एक अफसर जाता है और शेख अब्दुल्ला से कहता है, सर आपकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूं। एक प्रधानमंत्री से एक आईजी कहता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, नथिंग एल्स। सारे दस्तावेज झूठ बोलते हैं कि शेख अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत से मिलकर कश्मीर को अलग देश का रिकॉग्निशन दिलाना चाहते थे। बिल्कुल झूठ है, ये सफेद झूठ है। मैं पूरी ईमानदारी और पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं और इसके लिए कहीं किसी भी विमर्श के लिए तैयार हूं। और दूसरा जो कारण था वो केरल में लैंड रिफॉर्म्स लागू किया गया और केरल में दो बड़े कदम उठाए गए। पहला लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा एजुकेशन बिल। एजुकेशन बिल जो वहां पर पेश किया गया वह भी बहुत महत्वपूर्ण बिल था। और आज यही कारण है कि केरल भारत के शीर्ष राज्यों में है विकास के मामले में। विकास, वो विकास नहीं जो डराता है, वो विकास नहीं जो दलितों उत्पीड़ितों के साथ अत्याचार करता है। विकास वाकई एक डरावना शब्द है। मैं तो विकास जब भी कोई कहता है ना, दिल्ली का
जब भी टेलीविजन में विकास की कोई बात करता है मैं डर जाता हूं कि लगता है फिर अंबानी अदानी का कोई देवदूत आ गया है जो उनके लिए सिर्फ मुद्रा की बारिश करेगा, जो पैसे की बारिश करेगा ये विकास के नाम पर। सच पूछिए तो केरल में लैंड रिफॉर्म्स के जरिए और एजुकेशन बिल के जरिए सचमुच प्रगति और प्रोग्रेस का, विकास का एक नया रास्ता तैयार किया गया है। और यह में समुद्रीपात की सरकार भी, दिलचस्प बात यह है कि वो भी डिसमिस की गई। दुनिया की पहली निर्वाचित वामपंथी सरकार थी वो, निर्वाचित, वो भी डिसमिस की गई। और एट्रोसिटीज का जो लेवल है, आपको दिलचस्प बात मैं बताऊं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का आंकड़ा है 2014 का। मैं लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूं क्योंकि 2015 का जो आंकड़ा आया है वो भी आया, लेकिन 2016 और 17 का आंकड़ा नहीं आया, वो 2 साल बाद आंकड़े पेश करते हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट है, उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो आंकड़ा है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में 8066 दलित, एससी केवल, एसटी नहीं, ओबीसी नहीं, एससी पर अत्याचार के 8066 मामले हैं साल के। और ये माफ कीजिएगा, ये दर्ज बहुत कम होते हैं, आधे। इसको इसलिए आप मानिए कि ये 15-16 हजार से ऊपर होंगे। बिहार में 7874 हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों दलितों पर अत्याचार के मामले में अव्वल राज्य हैं, सबसे आगे, सबसे आगे। तीसरा जो राज्य है जो सबसे आगे है वो है राजस्थान, 6734, आंध्र प्रदेश 2104, मध्य प्रदेश 3294, गुजरात 1075। 1075 का आंकड़ा गुजरात का है, लेकिन यह भी आपको बता दूं कि आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा था। गुजरात सरकार ने बाकायदे गृह मंत्रालय को पिटीशन दिया कि हमारे यहां से जो आंकड़े आए हैं वो गलत हैं, हम आपको फिर से नया आंकड़ा भेज रहे हैं। और उन्होंने नया आंकड़ा जो भेजा वो कम करके भेजा, वो 1075 है, ये ऑन रिकॉर्ड है गृह मंत्रालय में। महाराष्ट्र में 1763, तेलंगाना में 1427, त्रिपुरा जहां लैंड रिफॉर्म्स भी लागू किया गया है और जहां आदिवासियों और गैर आदिवासियों के झगड़ों को मानिक सरकार ने बेहतर ढंग से हल किया है, वहां पर दलितों पर अत्याचार का मामला 01 यानी सिर्फ एक घटना है। और यह भारत सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है। केरल में 712, 712, यह भी 1000 नहीं छू सका है। वो बता रहे थे कि भारत को विकास का जो मॉडल चाहिए, गुजरात मॉडल चाहिए, उस गुजरात में 1000 से ऊपर है, लेकिन केरल में 712 है, जहां शिक्षा, लैंड रिफॉर्म्स के क्षेत्र में, हेल्थ केयर के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है। बंगाल में 130 है, 130 कम्युनल क्लैश कराने की कोशिश हो रही है, वहां लगातार ध्रुवीकरण हो रहा है, लेकिन दलित अत्याचार बंगाल में भी, इसके बावजूद की असमानता वहां बहुत है अभी भी, लेकिन 130 केवल है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स वहां भी हो चुका है। तो जिन जिन स्टेट्स में लैंड रिफॉर्म्स हुआ, जिन जिन स्टेट्स में एजुकेशन, हेल्थ केयर के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ, वहां अत्याचार भी घटा है। रूपसपुर चंदवा क्यों हुआ? उदयनारायण चौधरी जी ने अभी उसका जिक्र किया था। रूपसपुर चंदवा पूर्णिया जिले के धमदाहा इलाके का एक गांव था। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन रूपसपुर चंदवा से लेकर और बथानी टोला तक, लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर शंकर बीघा तक, ये क्या है? ये सिर्फ कुछ हत्याकांडों के नाम नहीं है, ये दिमाग में उगी हुई बगनखी मानसिकता है। आपके दिमाग में अगर बगनखी नाखून है, अगर आपके दिमाग में क्रूरता है, आपके दिमाग में खून है, आपके दिमाग में ईगो और आपके दिमाग में घमंड है, तो उसको आप किसी कानून से सिर्फ नहीं बदल सकते। उसको बदलने के लिए समाज में बदलाव चाहिए, एक सांस्कृतिक नवजागरण चाहिए। और अगर आप देखें, राजस्थान का उदाहरण मैं फिर दूंगा। राजस्थान में चूंकि बड़े रजवाड़े, फ्यूडल स्टेट रहा है लगातार, वहां कोई नए ढंग का एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी नहीं रहा जो केरल में रहा, चाहे वो नारायण गुरु का मूवमेंट हो। आप श्री नारायण गुरु को सभी लोग जानते हैं। आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन रहा, अंबेडकर साहब का पूरे देश में प्रभाव रहा। तो जिन जिन स्टेट में प्रभाव रहा सामाजिक सुधार आंदोलनों का, राजनीतिक आंदोलनों का, नए ढंग के नवजागरण का, वहां एट्रोसिटीज लगातार कम होती गई। लेकिन राजस्थान में भारत की सिर्फ 6% दलित आबादी रहती है। पूरे राजस्थान में दलित आबादी पूरे भारत का, अगर पूरे भारत के दलितों का आप आंकड़ा लें तो सिर्फ 6% रहती है दलित आबादी। लेकिन उनके खिलाफ क्राइम कितना है दलितों के खिलाफ?
आप चकित रह जाएंगे। 17%, 17%। राजस्थान में जितने क्राइम होते हैं अपर कास्ट के खिलाफ, चाहे दलित के खिलाफ, चाहे आदिवासी के खिलाफ, वो क्राइम जितने होते हैं उनका 65% क्राइम सिर्फ दलितों के खिलाफ होता है। यानी राजस्थान में अगर कुल क्राइम 100 हो रहा है आम सबके खिलाफ, तो उसका 65 क्राइम सिर्फ दलितों के खिलाफ होता है। यह कमाल का लोकतंत्र है। और कहा जा रहा है कि राजस्थान बीमारू राज्य से आगे बढ़ गया है। अब बीमारू राज्य यूपी बिहार की तरह नहीं रहा। इससे बड़ा बीमारू राज्य क्या है? जो देश की एक बड़ी आबादी, जो सबसे अधिक काम करती है, जो सबसे अधिक मेहनतकश है, उसके खिलाफ क्राइम में 65%। अब मैं जरूर आऊंगा विकास के मॉडल और बिहार को लेकर भी। देखिए, बिहार में जैसा मैंने पहले कहा कि लैंड रिफॉर्म्स न होना, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में पिछड़ा होना, ये मूल कारण है। अगर आप पहले के जितने हत्याकांड हैं, इन दिनों हत्याकांड उस हिसाब से कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को रिकॉग्नाइज करता हूं। लेकिन कम हो रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मानसिकता खत्म हुई है। इसके कुछ दूसरे फैक्टर हैं, ये कभी भी सतह पर आ सकते हैं। क्योंकि जो लोग लगातार हत्याकांडों को अंजाम देते थे या जो लोग हत्याकांडों के पीछे होते थे, वो लोग आज सत्ता के शीर्ष पर हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक। जो लोग रणवीर सेना के कमांडर इन चीफ के मरने पर एक क्राइम की घटना में वो भी उपद्रवियों के जुलूस का नेतृत्व करते थे, वो भारत सरकार के मंत्री बने हुए हैं। क्या करेंगे आप? और जो भी कहता है कोई सही बात, कोई भी विवेक की बात करता है, उसको वो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे लोग तो इसलिए मुझे लगता है कि कई बार ये जो डायनेमिक समाज की होती है वो भी चीजों को रोकती है, या कई बार एक थोड़े देर के लिए राहत पहुंचाती है कि भाई अब तो हम सिंहासन पर हैं, अब थोड़ा सा हम संभल के रहेंगे। लेकिन इससे मानसिकता नहीं बदली है। और उसकी वजह बता दूं कि देखिए, बथानी टोला जुलाई 1996 में हुआ था। 21 दलित मारे गए एक ही शाम, 21 दलित, औरतें और बच्चे भी रणवीर सेना ने मारा, एवरीबडी नो। 2012 में हाई कोर्ट से बाइज्जत रिहा हो गए सारे के सारे। जेसिका लाल दिल्ली में एक लड़की मारी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोर्ट के गलत फैसले पर सवाल उठाया और एक अच्छी हेडिंग लगाई, खूबसूरत हेडिंग, 8 कॉलम में। मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं तो मैं हेडिंग के महत्व को जानता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग, नोबडी किल्ड जेसिका, नोबडी किल्ड जेसिका। जेसिका को किसी ने नहीं मारा। लेकिन 21 दलित जब मारे गए और हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, किसी बड़े हाई टाइम्स ऑफ इंडिया ने नहीं कहा नोबडी किल्ड 21 दलित्स इन बिहार। नो, किसी ने नहीं कहा। व्हाई? क्योंकि मीडिया भी एक ऐसा मंच है जहां एक ही तरह के लोग केवल हैं। भारत के मीडिया में 97%, ये मैं एथेंटिक डाटा दे रहा हूं, कोई कोट कर सकता है और कोई चैलेंज करेगा नहीं, 97% के करीब लोग एक ही तबके के हैं। अगर साउथ को छोड़ दिया जाए तो यह संख्या और बुरी हालत हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, इस मीडिया के समाजशास्त्र पर मीडिया के अंदर या भारत के एकेडमिक्स में कोई गंभीर रिसर्च, कोई बात करने वाला नहीं है। रॉबिन जेफरी नाम का एक प्रोफेसर जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में, सिंगापुर में अब है, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाते थे तब उन्होंने एक रिसर्च किया। 10 साल की मेहनत के बाद, 10 इयर्स की मेहनत के बाद उन्होंने मेहनत की और एक किताब लिखी रॉबिन जेफरी ने। उस किताब का नाम है इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन। वो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तमाम भाषाओं में अनुवादित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने इंडियन लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया है। एक विदेशी ने आकर भारत के मीडिया पर यह किताब लिखी कि भारत के मीडिया में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन एक अद्भुत बात मुझे नजर आई कि एक भी दलित संपादक नहीं है। और जिस वक्त वो किताब लिख रहे थे, जिस वक्त वो किताब लिख रहे थे उस वक्त भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे। और सौभाग्य मेरा है कि वो मेरे वाइस चांसलर भी रह चुके थे। मैं जब पढ़ता था JNU में तो ही वाज माई वाइस चांसलर। राष्ट्रपति जी के बारे में उन्होंने लिखा कि ये अद्भुत लोकतंत्र है जो दिखाने के लिए एक बड़े विद्वान दलित इंटेलेक्चुअल को भारत का राष्ट्रपति बना चुका है, लेकिन एक भी संपादक नहीं बनने देता है दलित का।
आज भी दलित हैं राष्ट्रपति, लेकिन वो जो दलित राष्ट्रपति थे वो बेमिसाल व्यक्तित्व थे। द ग्रेट, आई मीन ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, आई मीन देयर इज नो कंपैरिजन। आई एम नॉट सेइंग कि अब मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रहा हूं कि कौन अच्छा कौन बुरा है, लेकिन के.आर. नारायणन साहब अद्भुत व्यक्ति थे, लेकिन उस वक्त भी भारत के मीडिया में कोई दलित संपादक नहीं था। और दुर्भाग्य यह है कि आज भी केवल एक लड़की संपादक है दलित, जो तमिलनाडु में है, और वह भी फैशन और स्टाइल की मैगजीन की एडिटर है। जब उसका इंटरव्यू किया गया तो उससे पूछा गया कि यू आर द फर्स्ट दलित एडिटर ऑफ इंडिया, तो उसने कहा कि हां, लेकिन मैं फैशन और स्टाइल की मैगजीन की एडिटर हूं, मुझे मुख्य धारा के किसी बड़े अखबार या मैगजीन का एडिटर बनने का मौका नहीं मिला। तो यह हाल है भारत के मीडिया का। तो हमारे देश का जो प्रगतिशील भी बुद्धिजीवी है वह भी चाहता है कि अगर दलित उत्पीड़ित वर्गों के बारे में कुछ लिखना हो, सिनेमा बनाना हो, डॉक्यूमेंट्री बनानी हो, तो यह काम भी वही करे, वही उस दलित पर दया दिखाए, दूसरे को नहीं वो ये अवसर देना चाहता। तो मैं एट्रोसिटीज पर जो बात कर रहा था, मैं कंक्लूड करूंगा, थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे लगता है, कि बथानी टोला का मैंने जिक्र किया। लक्ष्मणपुर बाथे दिसंबर 1997 में हुआ, अरवल जिले में 58 दलित मारे गए, 58 27 औरतें 16 बच्चे, 27 औरतें 16 बच्चे। अब उन बच्चों का सोचिए क्या कसूर। साक्ष्य के अभाव में 2013 में माननीय हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, द ग्रेट हाई कोर्ट, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट द कोर्ट्स, उसने उनको बाइज्जत रिहा किया। के.आर. नारायणन साहब ने उस लक्ष्मणपुर बाथे पर कमेंट किया कि भारत के लोकतंत्र के माथे पर यह कलंक दिख रहा है। बहुत ही दुखी थे उस जजमेंट के बाद, और उस घटनाक्रम के बाद, सॉरी मैं करेक्शन करता हूं, उस घटनाक्रम पर उन्होंने बहुत दुखी होकर कमेंट किया। लेकिन भारत के सिंहासन पर, जो वास्तविक सिंहासन था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। और शंकर बिघा जहानाबाद में 1999 में हुआ, अगेन 23 दलित मारे गए, सभी गवाह होस्टाइल हो गए, सारे गवाह होस्टाइल। ऐसे मामलों में गवाह कैसे होस्टाइल बनते हैं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यहां ऑनरेबल चीफ जस्टिस भारत के बैठे हैं जो एक समय रहे, और वो बेहतर जानते हैं और वो बेहतर बता भी सकते हैं। सभी बरी हो गए। इसी तरह मियापुर, नगरी बाजार, असंख्य सिलसिला है। अगर बिहार में दलितों की हत्याओं का एक सिलसिला बनाया जाए तो आई मीन ये कर्मनाशा की धार से भी बड़ा लंबा है, ये ज्यादा बड़ी कर्मनाशा है, ये दलील आई मीन हंड्रेड्स ऑफ तो मेरा ये कहना है कि ये जो स्थिति है वो स्थिति बिहार में लैंड रिफॉर्म्स के नहीं लागू होने, समानता का दर्जा नहीं मिलने, एजुकेशन, हेल्थ केयर में जो काम नहीं हुआ, इक्वेलिटी जो समाज में नहीं लाई गई। हमने लोकतंत्र तो ओढ़ लिया, लेकिन लोकतंत्र की जो बुनियादी बात है वो हमने नहीं अपनाई। जो हमारे अंदर फ्यूडल एरोगेंस उभरता रहा और एक अजीब तरह का खतरनाक मंजर जो बार बार पेश करता रहा, वो मूल कारण है। और कोई अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे कि देखिए अजीब मुल्क है, हम बार बार विश्व गुरु होने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहां तो स्वर्ण काल था, कभी पता नहीं क्या था, लेकिन हमने जितने इनोवेशंस हुए, जितनी चीजें आविष्कृत हुई, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कोई दवा का आविष्कार नहीं किया, हमने न रेल का आविष्कार किया, न टेलीफोन का आविष्कार किया, न मोबाइल का आविष्कार किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ब्राह्मणवादी एरोगेंस है उसने मनुष्य और मनुष्य को बराबर ही नहीं समझा। हमने प्रतिभा विकास पर काम नहीं किया, हमने विचार के स्तर पर काम नहीं किया। नोबेल प्राइज की जब लिस्ट बनती है तो उसमें इंडियंस कहीं होते ही नहीं है, और जो इंडियंस होते हैं वो दूसरे मुल्कों में सेटल होकर के पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते हैं। हरगोविंद खुराना का उदाहरण है। अब मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात। मेरा ये बस कहना है कि जो अभी जो जैसे गुजरात का उदाहरण दिया हमारे मित्र उदयनारायण चौधरी जी ने कि भाई गरबा देखता हुआ एक जयेश सोलंकी नाम का लड़का मार डाला जाता है कि भाई गरबा क्यों देख रहा है। उसके जवाब में मैंने देखा कि अम्बेडकराइट्स का एक समूह वहां स्वयं अंबेडकर गरबा करने लगा है उसके जवाब में। और यही नहीं, जय संतोषी माता की तर्ज पर उसने जय अंबेडकर बाबा करके एक गाना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि अंबेडकर के चिंतन में इससे ज्यादा विकृति और कुछ नहीं हो सकती है। अंबेडकरवादी अगर संतोषी मां या हिंदुत्व की भजन कीर्तन मंडली के एक अंबेडकरी संस्करण में अपने को तब्दील करना चाहते हैं तो यह चिंताजनक बात है।
आपको विमर्श का नया विकल्प पेश करना है, आपको चिंतन का नया विकल्प पैदा करना है। मैं तो यह कहता हूं कि दलित को जाति से ऊपर उठना है, दलित को जाति तोड़ना है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंबेडकर की महानतम रचना, जो एक छोटा सा भाषण था जो देने नहीं दिया गया अंबेडकर को। अगर छोटी सी किताब को आप देखिए तो अंबेडकर जातियों के विनाश की बात करते हैं, जातियों को नष्ट करने की बात करते हैं, और जातियों को वही नष्ट कर सकता है जो जानता है कि जाति कितना बड़ा दंश है। इसलिए भारत के वर्णवाद से अगर निपटना है तो मुझे लगता है भारत में अगर दलितों उत्पीड़ितों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हैं, अगर उनका खात्मा करना है तो भारत की आजादी की लड़ाई की जो 5 धाराएं जिनका जिक्र मैंने किया, उसमें 3 धाराओं का अगर कन्वर्जन होता है, उन 3 धाराओं अगर कन्वर्ज होती हैं, तो मैं समझता हूं उनसे एक नया रास्ता बनता है। वो कौन धाराएं हैं? अंबेडकर, भगत सिंह और वामपंथी आंदोलन। वामपंथी आंदोलन को भी पुनर्विचार करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर अगर उन्होंने दलितों पिछड़ों के अंदर सबसे अधिक काम किया, लेकिन नेतृत्व में हमेशा उनके यहां हिंदुत्व तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अपर कास्ट केवल हावी रहा। अगर वो इसे रिव्यू करते हैं, अगर नए सिलसिला एक चलाते हैं, एक नए ढंग का वाम चिंतन शुरू करते हैं, और भगत सिंह विचारधारा जो उस वक्त भी रिलेवेंट थी, आज भी रिलेवेंट है, अगर इन तीनों का समुच्चय होता है, तीनों का कन्वर्जन होता है, मैं समझता हूं कि भारत में विकल्प वही है। इसके अलावा मुझे कोई और विकल्प नहीं दिखता। अंबेडकर, भगत सिंह और वाम आंदोलन, इन तीनों के विकल्प से नया भारत बन सकता है। इन शब्दों के साथ आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कहूंगा बिल्कुल अंत में, कि देखिए आप यूरोप में चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, बहुत सारी असमानताएं कहीं कहीं दिखेंगी आपको, कहीं कहीं लगेगा कि ये क्या हो रहा है, गलत है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन उन मुल्कों ने, खासकर फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद 1789 के बाद, इतना बदला कि एक नया मनुष्य उन्होंने पैदा किया है। हमने यूरोप तो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह हम गए हैं। बहुत सारे मुल्कों में तो मैं नहीं जा सकता, दुनिया के सारे मुल्क में तो हमारे देश का एक ही आदमी केवल जा सकता है। लेकिन 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 मैं जिन मुल्कों में गया हूं, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, भारत की तरह की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा। और रेशियल चिल्लाते हैं यहां के लोग कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात क्यों कर रहे हैं। अभी एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में यह बात आई कि भारत में गुलामी बहुत ज्यादा है, स्लेवरी बहुत ज्यादा है। इस पर भी चिल्लाने लगे लोग, मीडिया भी चिल्लाने लगा, अरे साहब हम तो स्लेव रखते नहीं, अरे आप तो घर घर में स्लेव रखे हो, आप क्या बात करते हो। लेकिन फिर भी नहीं। तो ढकोसला इतना ज्यादा है इस मुल्क में, हमारे समाज में, और वो सिर्फ इसलिए है कि हमने वॉल्टेयर नहीं पैदा किया, हमने वॉल्टेयर नहीं पैदा किया, हमने एरिस्टोटल नहीं पैदा किया, हमने उन महापुरुषों को नहीं, हमने यहां तक कि टॉल्स्टॉय जैसा लेखक भी नहीं पैदा किया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए हिंदी बेल्ट में तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, ये 2 बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी दिखते हैं। साउथ में भी बहुत सारे टावरिंग पर्सन। तो कल्चर के लेवल पर, लिटरेचर के लेवल पर, आर्ट के लेवल पर, पॉलिटिक्स के लेवल पर जो बड़ा काम होना चाहिए था हिंदुस्तान में, वो नहीं हुआ, क्योंकि एक ताकत रोकती रही, और वो है सवर्णवादी मनोवाद। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एक सिलसिला जो थमा हुआ है, जो यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, सब जगह से हम सबक ले सकते हैं, देख सकते हैं कि दुनिया के उन मुल्कों ने, छोटे छोटे मुल्कों ने कितनी प्रगति की है, और सिर्फ इसलिए की है कि उन्होंने समानता को स्थापित किया है। पूंजीवादी मुल्क हैं, लेकिन समानता किसी भी समाजवादी, तथाकथित समाजवादी मुल्क से उनमें ज्यादा है। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन मुल्कों को आप देखिए, डेमोक्रेसी का जो, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो इंडेक्स बनता है, इंटरनेशनल इंडेक्स, उनमें नंबर 1 से नंबर 10 तक यही मुल्क हैं। और भारत कहां पे है? 136वें पर। भारत 136वें नंबर पर है, गैर बराबरी में भी हम 135वें के आसपास हैं। तो ये वो कारण है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।